स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा है, पहले भी हम आपके लिए फिजिक्स में अलग अलग चैप्टरों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लाते रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम मैकेनिक्स में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आपको मालूम है कि मैकेनिक्स में कई चैप्टर आते हैं, गति, बल, गुरुत्वाकर्षण, कार्य सामर्थ्य, ऊर्जा, ध्वनि, दाब। और गति के आज क्वेश्चनों को नहीं लेंगे क्योंकि गति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम पहले वीडियो में कई क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसीलिए आज हम बल, कार्य सामर्थ्य, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, इन चैप्टरों में पूछे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में ही केवल डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक ब्लॉक जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, एक घर्षण रहित मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है, उस बल का परिमाण क्या होगा जिसके कारण पिंड उसी समान चाल से गतिमान रहे। अब यहां पर देखिए, हमारी बात है कि एक समान वेग से गतिमान है पिंड और घर्षण रहित मेज पर। जब पिंड घर्षण रहित मेज पर गतिमान है तो पिंड की गति की अपोजिट दिशा में कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। अब जब पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो पिंड के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और यदि पिंड के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो पिंड का त्वरण शून्य होगा। क्यों? क्योंकि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, और चूंकि पिंड के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण शून्य होगा। और जब त्वरण शून्य है तो आपको मालूम है F बराबर ma, और a की वैल्यू 0 है तो बल भी कितना होगा? शून्य। अतः एक समान वेग से गतिमान पिंड पर लगाए गए बल का परिमाण शून्य होगा, अर्थात हमें कोई बल नहीं लगाना होगा। जैसा कि आपको मालूम है, न्यूटन का प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वह उसी वेग से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो इसीलिए पिंड पर लगाए गए बल का मान शून्य होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 न्यूटन का एक समान मंदक बल अर्थात जो गति के विपरीत दिशा में लगता है, एक समान मंदक बल 20 किलोग्राम की एक वस्तु पर कार्य करता है। तो बल है 50 न्यूटन का मंदक बल, 50 न्यूटन का मंदक बल 20 किलोग्राम की वस्तु पर, तो द्रव्यमान है 20 किलोग्राम। तो हमने पहले भी कहा कि जो आपको दे रखा हो, सबसे पहले तो उसको लिख लें। तो यहाँ पर F की वैल्यू 15 न्यूटन, ये लिख लिया हमने। मंदक बल 20 किलोग्राम की वस्तु पर, तो द्रव्यमान हो गया 20 किलोग्राम, कार्य करता है। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग 15 मीटर पर सेकंड हो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रारंभिक वेग u 15 मीटर पर सेकंड, तो वस्तु कितने समय में रुक जाएगी? समय पूछ रहे हैं कि कितने समय में रुक जाएगी, और यदि रुक जाएगी तो अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। तो आपसे समय पूछा है, तो आप इसमें देखें तो v मालूम है, u मालूम है, t निकालना है। बस जैसे आपने गति का पहला समीकरण पढ़ा है कि v = u - at। तो यदि हमें a और पता चल जाए तो हम इसमें से t का मान निकाल लेंगे। तो a निकालने के लिए न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर ma, तो a = F/m। F 50, m 20, 50 बटे 20 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये a की वैल्यू आ गई, बस v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 15, a की वैल्यू 2.5 इंटू t, इसको धर लेंगे तो 2.5 t = 15 और t = 15 बटे 2.5, 2.5 से 6 बार कटेगा ये, तो आंसर आएगा 6 सेकंड, अर्थात 6 सेकंड में ये वस्तु रुक जाएगी। तो आंसर होगा हमारा पहला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान क्या होगा यदि 10 सेकंड में उसका संवेग परिवर्तन 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व करने से पहले आप यहीं पर इस वीडियो को, जो हम हर क्वेश्चन को पहले ये लिखा हुआ है आपके सामने, इस क्वेश्चन को यहीं पर आप वीडियो को पॉज करें
पहले स्वयं इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब आप सॉल्व कर लें, आप अपना आंसर निकाल लें। यदि नहीं आ रहा तब तो इस वीडियो को फिर चालू कर लें, फिर देखेंगे क्यों हमसे क्यों नहीं समझ में आया। लेकिन यदि आपने कर लिया तो फिर ये देखें सॉल्यूशन हम कर रहे हैं आपके सामने। तो इस सॉल्यूशन में हमारा आंसर क्या है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। यदि नहीं है सही तो आपने कहाँ गलती की। फिर जब अगला क्वेश्चन आए, यदि आपने सही किया है तो फिर जब अगला क्वेश्चन आप देखें, अगले क्वेश्चन को फिर वहीं रोकें और फिर स्वयं सॉल्व करें। यानी कि केवल क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को देख देख के बस सॉल्यूशन भी हमारा देखते जा रहे हैं, बस समझते जा रहे हैं। समझ नहीं है, स्वयं करना है। पहले आप करने की प्रैक्टिस डालें। यहां पर सॉल्यूशन इसलिए कर रहे हैं कि जब आपसे नहीं हो पाए तो आप उसका सॉल्यूशन तब देखें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ये था हमारा। इसमें देखिए डायरेक्ट को कैसे करेंगे। बल पूछ रहे हैं और संवेग परिवर्तन 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है 10 सेकंड में। तो समय तो यहां पर 10 सेकंड और संवेग परिवर्तन है 20। संवेग को प्रदर्शित करते हैं हम P से। संवेग परिवर्तन डेल्टा P, डेल्टा का अर्थ है परिवर्तन, किसमें, संवेग में। संवेग परिवर्तन 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट इसका रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। F इक्वल टू डायरेक्ट डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी लगाते हैं। 20/10 2 न्यूटन। तो डायरेक्ट से आंसर 2 न्यूटन। तो आप पेपर में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन पर आपने डेल्टा P 20 टाइम 10, हाँ बल पूछा है, डायरेक्ट करें डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी 20/10 डायरेक्ट 2 न्यूटन। तो आपको डॉट भी चलाने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ दिया आप डायरेक्ट टिक लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड पर समान परिमाण के n बल कार्यरत हैं, यानी किसी पिंड पर n बल कार्य कर रहे हैं जिनका परिमाण 0 है, यानी सबका परिणामी जो मान है वो 0 है। तो n का न्यूनतम मान कितना होगा, यानी हम कम से कम कितने बल लगाएं कि उस पिंड पर कार्य करने वाले बलों का परिणामी 0 हो। कम से कम, जैसे पिंड है कई बल लग रहे हैं, मान लीजिए एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। तो यदि एक इधर लग रहा है, कई बल लग रहे हैं और इन सब का परिणामी 0 है, अर्थात इस वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम कह रहे हैं इसका n का न्यूनतम मान कितना हो, कम से कम कितने बल लगाएं। तो कम से कम उस पिंड पर 2 बल लगने चाहिए जो कि बराबर और विपरीत दिशा में लगे। यदि इस दिशा में F बल लगे तो इतना ही बल जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, जैसे ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इनका परिणामी 0 हो जाएगा। तो n का मान यानी कि बलों का मान कम से कम 2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 किलोग्राम की मशीन गन से 20 ग्राम की गोली 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई जाती है। यदि मशीन गन को स्थिर रखने के लिए 100 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है तो ज्ञात कीजिए कि 1 सेकंड में मशीन गन द्वारा कितनी गोलियां चलाई जा सकती हैं। जब मशीन गन से गोली आगे की निकलेगी तो मशीन गन पर लगाएगी गोली पर आगे की ओर, तो गोली मशीन गन पर बल लगाएगी पीछे की ओर। आपने पढ़ा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब दोनों बल बराबर होंगे, तो मशीन गन ने बल लगाया गोली पर, उतना ही बल गोली ने लगाया मशीन गन पर, और हमें उसे रोकने के लिए 100 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। और मशीन गन ने लगाया हम पर और हमने लगाया मशीन गन पर, यानी ये सभी बल आपस में बराबर होंगे। तो अब हम एक काम करते हैं कि मशीन गन द्वारा कितनी गोली चलाई जा सकती है। मान लिया n गोली चलाई जा सकती है, कि n का मान निकालना है। क्वेश्चन काफी आपको लंबा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक लाइन में आप करें कि n गोली चलाई जा सकती है। पहले आप स्वयं करें, पूरी कोशिश करें कैसे करना है इसको, फिर देखें कैसे शॉर्ट में हो जाएगा। n गोली चलाई जा सकती हैं। अब यहां पर गोली का द्रव्यमान है 20 ग्राम, गोली का प्रारंभिक वेग होगा 0, गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई जा रही है, तो ये गोली का अंतिम वेग हो गया। और टोटल गोलियों के द्वारा लगाया गया कुल बल 100 न्यूटन होगा। क्योंकि हमें उस मशीन गन को रोकने के लिए 100 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है। तब F बराबर
अब मालूम है एम ए, यहां पर हम एक गोली की बात कर रहे हैं पहले कि भाई एक गोली कितना बल लगाएगी, तो एक गोली के द्वारा लगाया गया बल एम, आपने फॉर्मूला पढ़ा एफ बराबर एम ए, और ए की वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी, ये निकला एक गोली के द्वारा लगाया गया बल। हमने कहा एन गोली द्वारा, तो हमने ये माना है कि मशीन द्वारा कितनी गोलियां चलाई जा सकती हैं एक सेकंड में, एन गोली, तो एन गोली के द्वारा लगाया गया बल, एन का मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया टोटल बल, और टोटल बल कितना है 100। अब यहां पर आप बस वैल्यू पुट कर दें, 100 बराबर एन, एक गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम, तो 20/1000, v गोली का वेग, प्रारंभिक वेग तो 0, और गोली निकल रही है 500 के वेग से, 500 माइनस 0 तो 500, और पर सेकंड निकल रही है, समय हो गया 1 सेकंड, 500 दूनी 1000, 2 से 10 और ये 0 से 0, तो n की वैल्यू 10, अर्थात मशीन द्वारा प्रति सेकंड कितनी गोली चलाई जा रही हैं, 10 गोलियां। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है, अर्थात उस वस्तु पर लगाया गया बल कितना है। देखिए क्वेश्चन केवल आप देखते ना चलें, मैंने कहा आपको स्वयं करना है, ऐसे नहीं देखने में तो बहुत आसान लग रहे हैं सारे क्वेश्चन और स्वयं से हो नहीं पा रहे, तो खुद करना सबसे जरूरी है। तो पहले आप कॉपी डॉट लेकर पहले हर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें कि खुद कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर डायरेक्ट उस वस्तु पर आरोपित बल पूछ रहे हैं, बल जहां पूछे हम डायरेक्ट फॉर्मूला आएंगे एफ बराबर एम ए, और ए की वैल्यू मालूम है, ए त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय, v माइनस यू अपॉन टी, बस वैल्यू पुट करें, एम की वैल्यू 100, वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, यानी वस्तु का प्रारंभिक वेग u का मान है 5 मीटर पर सेकंड और हो जाता है 8 मीटर पर सेकंड, तो ये v, तो v की वैल्यू 8, u 5 अपॉन t 6, या 100 इंटू 3/6, 3 से 2 बार, 2 से 50 बार, उस वस्तु पर आरोपित हो बल है 50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर से है। जैसे देखें आप कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान x है, तो दो पिंड है उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। उनके द्रव्यमानों को स्थिर मानकर यदि उनके बीच की दूरी पहले की आधी कर दी जाए तो उनके बीच नए बल का मान क्या होगा। यहाँ पर द्रव्यमानों को स्थिर माना गया है, जैसा आपको पढ़ा है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, पहले हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं कि दो पिंड हैं m1 m2, इनके बीच की दूरी r है, तब उनके बीच लगने वाले बल का मान, देखिए F बराबर दो पिंडों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला है F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पर द्रव्यमानों को स्थिर माना जा रहा है, तो m1 m2 तो स्थिर है, g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, तो g भी कांस्टेंट है, यानी ये सब कांस्टेंट है। तो डायरेक्ट आप देखें तो F प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1 अपॉन r स्क्वायर, या अर्थात दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आप डायरेक्ट सोचें कि यदि डायरेक्ट यहां पर देखें कि बीच की दूरी पहले की आधी कर दी गई, यदि पहले मान लीजिए r थी और अब कर दी हमने दूरी r/2, जब हम यहां पर r/2 रखेंगे, f डैश की वैल्यू यदि हम रखें कि f डैश प्रोपोर्शनल 1 अपॉन दूरी कर दी आधी r/2 का होल स्क्वायर, और r/2 का होल स्क्वायर करें तो r²/4 और 4 आ जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 4/r², अर्थात f प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा f डैश 1 अपॉन r² का 4 गुना, पहले वाले बल का 4 गुना, यानी कि पहले वाला बल कितना था x, पहले वाला बल था हमारा x, तो अब बल हो गया 4 गुना। यदि आप इसको चाहें तो आप
डाट करें कि F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर है। मान लीजिए F1 पहले वाला बल हमने F1 मान लिया, बाद में F2, तब चूंकि देख रहे हैं आप F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, तो F1 यहां R1 स्क्वायर, जब F2 नीचे है तो R2 स्क्वायर ऊपर आएगा। पहले बल का मान था X, बाद में निकालना है। R1 पहले वाली दूरी हमने R मान ली, तो R स्क्वायर, जो बाद में दूरी है वो आधी कर दी गई, आधी अर्थात R/2 का होल स्क्वायर। R/2 का होल स्क्वायर यदि हम करें तो R स्क्वायर बटे 4 इंटू R स्क्वायर, ये कट गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो F2 बराबर 4x, अर्थात पहले वाला बाद में जो लगने वाला बल है पहले वाले बल का 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एम्पायर किसी सिक्के को 10 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर उछालता है। यदि एम्पायर का हाथ पृथ्वी से 1 मीटर की ऊंचाई पर है तो पृथ्वी तल से टकराने तक सिक्के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें, जैसे हम पृथ्वी तल पर खड़े हैं, हमारा हाथ जमीन से 1 मीटर ऊपर है। जब हम यहाँ से सिक्के को उछालेंगे तो सिक्का पहले यहाँ से ऊपर तक जाएगा, अधिकतम दूरी ऊंचाई तय करेगा, फिर वहाँ से लौटेगा, और फिर यहाँ तक तो आएगा लौट के, और फिर यहाँ से जमीन तक पहुँचने में 1 मीटर एक्स्ट्रा और चलेगा। तो बस हम ये निकाल लें कि जब हम सिक्के को उछालेंगे तो सिक्का कितनी ऊंचाई तक गया, यानी कितनी ऊंचाई पर जाकर उसका अंतिम वेग 0 हो रहा है, और फिर जितना ऊंचा जाएगा उतना ही ऊपर नीचे आएगा ये हमारे हाथ तक, तो उसका डबल कर लेंगे, और डबल करने का तो उसमें 1 मीटर और जोड़ देंगे। तो हमारा काम केवल क्या है कि जब हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो कितनी ऊंचाई पर जाकर उसका वेग 0 हो रहा है। जैसे देखिए, ये यदि हम बनाएं कि भाई एक एम्पायर सिक्के को यहां से उछालेगा, जब इस यहां से उछालेगा तो पहले यहां तक गया, फिर यहां से लौट यहां तक आएगा, और फिर इसका हाथ 1 मीटर ऊपर है तो फिर सिक्का 1 मीटर और नीचे आएगा, तो टोटल दूरी ये हो गई। तो यहां पर सिक्के को, ये कह रहे हैं सिक्के को 10 मीटर की चाल से उछालता है यहां पर, तो इसका सिक्के का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड। कितनी ऊंचाई पर जाकर उसका वेग 0 हो गया, तो v = 0 हो गया, मान लिया h ऊंचाई पर जाने पर। तो हमें बस h का मान निकालना है, g की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला आपको मालूम है, v² = u² - 2gh। अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 10 का स्क्वायर 100, g की वैल्यू 10 दूनी 20h। अब 20h को धर लेंगे, प्लस का हो जाएगा, तो 20h बराबर 100, h बराबर 100/20, 5 मीटर। यानी कि सिक्के को जब उछाला गया तो 5 मीटर तक गया, तो 5 मीटर ये गया, फिर लौट के आया 5 मीटर, 10 मीटर हो गया, और 1 मीटर सिक्के ने और दूरी जमीन तक पहुंचने में तय की, तो 5 और 5 10 और 1 11, तो आंसर होगा हमारा 11 मीटर। चौथा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी हो, तो उस ग्रह के समीप गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। आपको मालूम होगा कि द्रव्यमान, यदि हमें किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या मालूम हो तो हम गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे निकालेंगे। उसमें रिलेशन होता है g बराबर gm/r²। कोई भी ग्रह हो, यदि g तो सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिस ग्रह का द्रव्यमान और उसी ग्रह की त्रिज्या लगाएंगे तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आएगा। जैसे यदि हमने कहा कि हमने पृथ्वी का द्रव्यमान लगाया और पृथ्वी की त्रिज्या लगाएं, तो यहां पर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आता है। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, और पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब ये कह रहे हैं ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है, तो ग्रह का द्रव्यमान m ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है, तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, उस ग्रह की त्रिज्या भी
पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? हमें जब ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान चाहिए तो हम ग्रह का द्रव्यमान लगाएंगे और ग्रह की ही त्रिज्या लगाएंगे। जी एम ग्रह कह रहे हैं कि एम जो ग्रह का द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है, तो क्या लगाएंगे? एम ई अपॉन 2। ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, अभी यहां पे स्क्वायर होता है, तो जब हम ग्रह की त्रिज्या लगाएंगे आर ई बाई 2 और इसका स्क्वायर होगा तो यहां पर आंसर आएगा आर ई स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा और 2 से 4 दो बार कट जाएगा, ये आएगा 2GME बट्टे आर ई स्क्वायर। और GME बट्टे आर ई स्क्वायर का मान 9.8, तो ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 2 इंटू इसका मान दे रखा है 9.8, अर्थात 9.8 का डबल कर लें 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। देखिए ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दाब के चैप्टर से है कि लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, यदि इसकी विमाएं 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, अर्थात उस गुटके की लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी के गुटके द्वारा मेज पर लगने वाले अधिकतम दाब को ज्ञात कीजिए यदि इसकी विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है। यानी कि कौन सी विमाएं, इस गुटके को हम किस प्रकार से रखें कि अधिकतम दाब उस मेज पर लगे। जैसा फॉर्मूला आपको मालूम है कि P बराबर F अपॉन A। दाब यदि अधिकतम चाहिए, अधिकतम दाब के लिए एरिया कम से कम होना चाहिए। जैसे ये गुटका है, गुटका 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इस गुटके को हम किस प्रकार से मेज पर रखें कि दाब अधिक से अधिक आए। तो अधिक से अधिक दाब ज्ञात करने के लिए इस गुटके को इस प्रकार से उस मेज पर रखें कि एरिया कम से कम आए। तो कम से कम एरिया यदि हम 40 और 20 को रखेंगे, 40 लंबाई और 20 ये मेज की सतह पर रखें तो एरिया हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम 40 और 10 को रखें, 40 और 10, 40 दाई 400 और 20 इंटू 10 वाले को रखें इस प्रकार से खड़ा करके कि 20 और 10 वाली सतह विमा जो है वो मेज की संपर्क में हो, तो एरिया होगा 20 इंटू 10। यानी कि कम से कम एरिया ज्ञात करना है, तो कम से कम एरिया कब प्राप्त होगा? जबकि हमारी मेज की संपर्क में 20 और 10 सेंटीमीटर भुजा वाली सतह होंगी। तो इसीलिए आंसर इसका होगा 20 इंटू 10 एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो एसआई प्रणाली में चांदी का घनत्व क्या होगा? आपको मालूम होगा किसी भी वस्तु का अपेक्षित घनत्व वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कितने गुना ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है। तो चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है। इसका अर्थ यह है कि चांदी का घनत्व पानी के घनत्व से 10.8 गुना अधिक है। अब पानी का घनत्व है 10⁻³, तो चांदी का घनत्व कितना होगा? तो चांदी का घनत्व पानी के घनत्व से 10.8 गुना ज्यादा है, तो बस आपको 10.8 के इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो चांदी घनत्व आ जाएगा। तो चांदी घनत्व हुआ 10.8 गुना 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो आप डायरेक्ट लास्ट है, नहीं तो आप देखें आपेक्षिक घनत्व का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व आपको मालूम है 10.8। आपको चांदी का घनत्व निकालना है, चांदी का घनत्व और जल का घनत्व यहां दे रखा है 10⁻³ तो चांदी का घनत्व कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर होगा सीधे 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 प्रकार के द्रव्य PQRS जिनके अपेक्षित घनत्व आपके सामने दे रखे हैं 1.26, 1.0, 0.84, 13.6 हैं। यदि एक पिंड को अलग अलग द्रव्यों में डुबाया जाए
तो पिंड का अधिकतम आयतन किस द्रव में अधिक डूबा रहेगा। तो यहां पर डायरेक्ट आपको सोचना है, केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट सोचें और लगाएं। जब किसी वस्तु को हम द्रव में डुबाते हैं तो वस्तु कब तक डूबती है, तो पिंड के डूबे हुए भाग का आयतन उस द्रव द्वारा हटाए गए भार के बराबर होना चाहिए, यानी वस्तु के डूबे भार का आयतन। अब बताइए आपके पास 4 अलग अलग द्रवों के घनत्व दिए हुए हैं। घनत्व का अर्थ है जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो ज्यादा भारी है, जिसका घनत्व कम होगा इसका मतलब वो द्रव हल्का है। और उस वस्तु का भार तैरने के लिए उस वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। तो अब जब 1.26, 1.0, 0.84 और 13.6 है इनके घनत्व, इनके अपेक्षित घनत्व, तो इसका 13.6 है, यानी ये सबसे ज्यादा भारी है। तो इस द्रव में वस्तु थोड़ा सा ही डूबेगी और जब द्रव को हटाएगी तो उसका भार ज्यादा आएगा, कम द्रव में ही अधिक भार हो जाएगा। यहां पर सबसे कम घनत्व किसका है, सबसे कम घनत्व है 0.84, अर्थात यह द्रव सबसे हल्का है। और जब हल्का है तो वस्तु के भार के बराबर होने के लिए अधिक द्रव को हटाना होगा, और जब अधिक द्रव को हटाना होगा तो वस्तु अधिक डूबेगी, अर्थात पिंड का अधिकतम आयतन डूबेगा। तो जिस द्रव का घनत्व कम होगा वस्तु उस द्रव में अधिक डूबेगी। तो आंसर इसमें होगा हमारा आर। यदि इसी में यह पूछता कि सबसे कम किस में डूबेगा, तो सबसे कम जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसमें कम डूबेगा, तो तब हमारा आंसर होता हमारा एस, क्योंकि एस का घनत्व अधिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 ग्राम के एक मोहरबन पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इस पैकेट को हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाले पानी में डुबाएं तो यह पानी में तैरेगा या डूबेगा, और इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए तैरने के लिए यदि वस्तु का द्रव्यमान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के द्रव्यमान के बराबर हो तब तो वस्तु तैरेगी, अन्यथा यदि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है और हटाए गए द्रव का द्रव्यमान कम है तो वस्तु क्या होगी, ये डूब जाएगी। अब सबसे पहले वस्तु को जब हम किसी द्रव में डुबाते हैं तो उस वस्तु का हटाए गए द्रव का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर होगा, यदि वो वस्तु पूरी डूबती भी है तो यहां पर हम ये निकालेंगे कि इस पैकेट द्वारा हटाए गए पानी का द्रव्यमान कितना होगा। अब देखिए द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, पानी हटाए गए पानी का द्रव्यमान और द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। तो पैकेट का आयतन कितना है 350 और पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 350 ग्राम, अर्थात ये पैकेट पूरा डूब गया, क्योंकि हमने पूरा आयतन लिया यहां पर 350, पूरा डूब गया। उस स्थिति में भी हटाए गए पानी का द्रव्यमान 350 ग्राम ही है, जबकि उस वस्तु का द्रव्यमान है 500 ग्राम। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है और हटाए गए पानी का द्रव्यमान कम है, तो अर्थात वस्तु पूरी तरह डूब जाएगी, डूब गई। और अगला कहते हैं पैकेट द्वारा हटाए गए पानी का द्रव्यमान, तो हटाए गए पानी का द्रव्यमान होगा 350 हटाए गए पानी का द्रव्यमान सॉरी यहां पर सब सेंटीमीटर क्यूब लिख गए हैं, ये सारे सब द्रव्यमान हैं। तो हटाए गए पानी का द्रव्यमान होगा 350 ग्राम। तो इसमें आंसर हमारा आएगा डी कि पैकेट तो पहली बात है कि डूबेगा और हटाए गए पानी का द्रव्यमान 350 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बूंदें जिनके आयतन समान हैं और घनत्व D1 और D2 हैं, घनत्व D1 D2 है मतलब उनके जो बूंदें हैं अलग अलग टाइप की हैं, एक साथ मिला दी जाती हैं, एक साथ मिला दी तो मिश्रण का घनत्व क्या होगा। क्योंकि आपको मिश्रण का घनत्व चाहिए, घनत्व का फॉर्मूला आपको मालूम है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अभी कह रहे हैं 2 बूंदें हैं, 2 बूंद हमने ले ली जिनके आयतन समान हैं, आयतन इसका भी V इसका भी V ले लिया हमने।
आयतन तो समान है, तो टोटल आयतन, हमें मिश्रण का घनत्व चाहिए, तो मिश्रण का घनत्व बराबर मिश्रण का द्रव्यमान बटे मिश्रण का आयतन। जब दोनों बूंदों को मिला देंगे तो कुल आयतन V प्लस V 2V, बस द्रव्यमान, इसका घनत्व है D1 और इसका घनत्व है D2। तो पहले आप इसका द्रव्यमान निकालें, तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान बराबर पहली बूंद का द्रव्यमान V इंटू D1, दूसरी बूंद का द्रव्यमान M2 V इंटू D2। तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया, दोनों को आप जोड़ देंगे तो VD1 प्लस VD2। हमें चाहिए मिश्रण का घनत्व, जब मिश्रण का घनत्व चाहिए तो हम कहेंगे कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। कुल द्रव्यमान दोनों द्रव्यमानों को जोड़ेंगे, जब दोनों द्रव्यमानों को जोड़ेंगे तो V तो आ जाएगा कॉमन, V ब्रैकेट में D1 प्लस D2 अपॉन कुल आयतन, ये भी तो दोनों कुल आयतन हो गया 2V, V से V कैंसिल हो गया, आंसर आ गया D1 प्लस D2 बाई 2। तो आंसर हमारा B D1 प्लस D2 बाई 2। आप डायरेक्ट भी याद कर लें कि यदि समान आयतन वाली दो बूंदें जिनके घनत्व तो D1 और D2 हो तो मिश्रण का घनत्व तो D1 प्लस D2 बाई 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति A 10 मिनट में 500 जूल कार्य करता है, दूसरे व्यक्ति B 20 मिनट में 600 जूल कार्य करता है। यदि A द्वारा लगाई गई शक्ति P1 और B द्वारा लगाई गई शक्ति P2 हो तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो आप दोनों की शक्ति अलग अलग निकाल लें। जैसे आपको माना शक्ति बराबर कार्य बटे समय, तो हमने A की शक्ति निकाली, A की शक्ति P1 और शक्ति बराबर कार्य बटे समय। A कितना कार्य करता है, 500 जूल पर मिनट, मतलब 10 मिनट में कर रहा है। तो यहां पर हम 10 मिनट ही लगा दे रहे क्योंकि दोनों ही मिनट में हैं, तो हमें तुलना करनी है केवल। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हम लिखेंगे 50 जूल पर मिनट। यहां पर हम वाट नहीं लिख सकते क्योंकि वाट होता है जूल पर सेकंड, तो ये तो हमें तुलना करनी है, इसलिए हमने मिनट में निकाल दिया कि इसकी शक्ति है 50 जूल पर मिनट। B की शक्ति निकालें P2, फिर B की शक्ति कार्य बटे समय, B द्वारा किया गया कार्य 600 जूल बटे 20 2 से 30 बार 30 जूल पर मिनट। चूंकि अब देखिए यहां पर A की शक्ति B की शक्ति से अधिक है तो हम कहेंगे P1 ग्रेटर देन P2। तो आंसर है B, P1 ग्रेटर देन P2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा पहले की गतिज ऊर्जा की 4 गुनी हो जाए तो पिंड का नया संवेग क्या हुआ। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को बस डायरेक्ट पढ़ते ही आंसर ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपने कहा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो रही है तो पिंड का संवेग कितने गुना बढ़ जाएगा। पहले गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा और संवेग का रिलेशन, जैसा कि हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं कि K बराबर P² बटे 2m, अर्थात K गतिज ऊर्जा, P संवेग है। यदि आप संवेग के पदों में निकालना चाहें तो P बराबर होगा √2km। ये संवेग और गतिज ऊर्जा में रिलेशन है। यदि इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आप थोड़ा देखें, गतिज ऊर्जा है K, संवेग है P। यदि हम गतिज ऊर्जा को पहले की गतिज ऊर्जा की 4 गुनी कर दें, गतिज ऊर्जा को 4 गुना करेंगे, जब गतिज ऊर्जा को 4 गुना करेंगे K की जगह 4K करेंगे और उस 4 का अंडर रूट निकलेगा 2, तो संवेग कितना हो जाएगा, पहले का 2 गुना। नहीं तो अब ये तो 2 फॉर्मूले हैं, आप करना चाहें कि भाई पहले गतिज ऊर्जा थी हमारी K और संवेग था P, तो हमें मालूम है P बराबर √2km। आपने कहा गतिज ऊर्जा तो कर दी हमने 4 गुनी, तो K डैश बराबर 4K। अब संवेग कितना हो गया, या तो आप डायरेक्ट यहां से सोच लिया आपने, नहीं तो आप इस फॉर्मूले द्वारा लगाएं कि P डैश बराबर √2, अब K डैश m होगा, द्रव्यमान तो नियत है, और K डैश की वैल्यू 2 इंटू 4km और 4 का अंडर लेंगे तो 2 इंटू √2km और 2km का मान कितना है P, 2P, तो संवेग हो गया हमारा 2P। तो अर्थात संवेग पहले का 2 गुना हो जाएगा। लेकिन आप इसको फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखें P बराबर √2km, तो आप डायरेक्ट यहां से देखें तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी कि गतिज ऊर्जा की हमने 4 गुनी,
तो संवेग हो गया, चूंकि संवेग प्रोपोर्शनल होता है, द्रव्यमान नियत रहे तो संवेग गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के अनुपाती होता है। यदि आप गतिज ऊर्जा 9 गुनी कर दें तो 9 का अंडर रूट 3, तो संवेग हो जाएगा 3 गुना। यदि गतिज ऊर्जा आप 16 गुना कर दें, गतिज ऊर्जा 16 गुनी कर दी तो 16 का अंडर रूट 4, तो संवेग हो जाएगा 4 गुना, अर्थात संवेग गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के अनुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 100 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाई गई बंदूक की गोली 4 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के तख्ते को पार कर सकती है। अर्थात 100 मीटर पर सेकंड चाल से जब हम चलाते हैं तो वो 4 सेंटीमीटर तख्ते को पार करने के बाद तुरंत विराम अवस्था में आ जाती है। तो कह रहे ज्ञात कीजिए 9 सेंटीमीटर लकड़ी के तख्ते को पार करने के लिए किस वेग से उस पर दागी जाए गोली कि वह उस तख्ते को पार कर जाए। यहां देखिए 4 सेंटीमीटर यदि हम तख्ता लें, 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर हमें 100 मीटर पर सेकंड के वेग से दागना होता है, तब जाकर ये गोली जब यहां से निकलेगी तो इसका वेग 0 होता है। अब हमें 9 सेंटीमीटर मोटे तख्ते को पार कराना है तो किस वेग से दागें। तो यहां पर देखिए 9 सेंटीमीटर को पार करने के बाद इसका वेग 0 हो। मान लीजिए ये इसके लिए u का मान 100 है, हमने मान लिया यहां पर u डैश का मान निकाला है, कितने वेग से दागें। देखिए लकड़ी वही है, तख्ता उसी लकड़ी का है, 9 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के तख्ते को, तो जो मंदन यहां पर लग रहा होगा वही मंदन यहां लगेगा। तो पहले हम यहां से a का मान निकालेंगे। a का मान v² बराबर u² माइनस 2as, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 100 यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, सॉरी a तो निकालना है, s की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलें तो 4/100, यदि आप कहें तो 4 से 25, 4 से लीजिए 25, 2a/25, 2a/25 बराबर 100 × 100। a की वैल्यू हम निकालेंगे तो 100 × 100 × 25/2, हम डायरेक्ट a की वैल्यू यही लगा लेंगे। अब यहां पर हमें u डैश का मान निकालना है, a का मान यही लगेगा, यहां भी फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन यहां पर हमें प्रारंभिक वेग निकालना है जिससे कि वो 9 सेंटीमीटर मोटे तख्ते को पार कर सके। तो फॉर्मूला हमने यही लगाया, v² बराबर u² माइनस 2af डैश। यहां पर v डैश की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 0, तो u² बराबर हो गया 2af डैश, और u डैश बराबर अंडर रूट में 2af डैश, u बराबर u डैश बराबर अंडर रूट में 2af डैश। अब अंडर रूट में 2a की वैल्यू लगा दें, 100 × 100 × 25/2 इंटू s डैश, यहां पर मोटाई है 9 सेंटीमीटर, तो 9/100, 100 से ये 100 बार कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यदि हम इसका अंडर रूट निकाले तो 100 का जाएगा 10, 25 का 5 और 9 का 3, 5 × 15, 150 मीटर पर सेकंड। तो हमें 150 मीटर पर सेकंड के वेग से गोली को दागना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार जो 60 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो किसी वस्तु को रोकने के लिए किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो बस आप इसमें गतिज ऊर्जा निकाल दें, गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। तो इसका द्रव्यमान दे रखा है 1500 किलोग्राम, 60 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चल रही है, तो u बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा को आप मीटर पर सेकंड बदले तो 60 × 5/18, 6 से 10, 6 × 3 18, 50/3 मीटर पर सेकंड।
और कार्य बराबर होता है ऊर्जा में परिवर्तन। चूंकि अब रोक रहे हैं तो अंतिम गतिज ऊर्जा तो 0, तो केवल प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बचेगी। तो कार्य बराबर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ m की वैल्यू 1500 और वेग है यहाँ पर 50/3, तो 50/3 इंटू 50/3। यहाँ से जो आप आंसर निकालेंगे ये आंसर आएगा जूल में। और यदि आप आंसर पर थोड़ा गौर करें तो सभी आंसर किलो जूल में हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट किलो जूल में बदल दें, और किलो जूल में बदलेंगे तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 101/2 इंटू 150, 3 जीरो कैंसिल हो गए, 5 5 25/9, 3 से 5 3 3 9, 2 से 25, 25 इंटू 25 625/3, 3 से 3 2 6, 3 8 24.3 किलो जूल। ये होगा आंसर 208.3। ये पहला आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। प्रतिध्वनि अर्थात ध्वनि गई, टकराई और फिर लौटकर वो ध्वनि आई, टोटल समय लगा 5 सेकंड। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड ली जाए तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी। देखिए ये मनुष्य है, यहाँ खड़ा है, मान लीजिए ये चट्टान है, यहाँ से उसने ताली बजाई और ताली की ध्वनि पहले गई और फिर लौटकर आ गई, टोटल समय लगा है 5 सेकंड। हमने मनुष्य और चट्टान के बीच की दूरी x मीटर मान ली, तो ध्वनि x मीटर गई और x मीटर लौटकर आई, तो ध्वनि द्वारा चली गई कुल दूरी 2x मीटर और कुल लिया गया समय 5 सेकंड। तब फॉर्मूला मालूम है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो ध्वनि द्वारा चली गई कुल दूरी 2x, ध्वनि की चाल 346 और समय है 5 सेकंड, तो x बराबर 346 गुणा 5/2, 2 से 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 3 6, अब 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से 15 5, एक यहाँ से 7 5 85 और 1 86, 865 मीटर। तो मनुष्य से चट्टान की दूरी है 865 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 490 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी? अब देखिए जब आप मीनार की चोटी से पत्थर को छोड़ेंगे तो पहले पत्थर चोटी से पानी पर टकराएगा तालाब पर, तो पहले हम निकालेंगे चोटी से तालाब तक पत्थर के गिरने में लगा समय। उसके बाद जब वो पत्थर तालाब के पानी से टकराएगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी और फिर वो ध्वनि वहां से चोटी तक आएगी, तो इस ध्वनि द्वारा लिया गया समय निकालेंगे और दोनों समय को हम जोड़ देंगे तो हमें चोटी पर ध्वनि सुनाई देगी। तो 2 समय निकालने हमें, जैसे यहां पर चोटी से आप, यहां पर तालाब है, यहां पर पत्थर छोड़ा गया, तो पहले तो हम ये निकालेंगे चोटी की ऊंचाई कितनी है 490 मीटर। पहले हम निकालेंगे कि पत्थर को 400 मीटर गिरने में कितना समय लगा, फिर यहाँ पर ये पत्थर चोटी से टकराएगा, फिर ध्वनि ऊपर आएगी, ध्वनि के आने वाला समय, ये समय हमने मान लिया T1 और ये समय ले लिया T2। तब जब हम पत्थर को छोड़ेंगे तो पत्थर का प्रारंभिक वेग 0 लिया जाएगा, तो पत्थर को तालाब तक टकराने में लिया गया समय निकालते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है, पत्थर के लिए ले रहा हूं, पत्थर के लिए कि पत्थर इस तालाब की तली पर कब टकराएगा। फॉर्मूला H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब U तो 0 है तो हम डायरेक्ट आते हैं H बराबर हाफ GT1 स्क्वायर, क्योंकि पत्थर के द्वारा लिया गया समय T1। H 490 है, हाफ G की वैल्यू 9.8 दी हुई है, T1 स्क्वायर 2 से 4.9, आप यदि इसको डायरेक्ट काटें तो ये 100 बार कटेगा। T1 स्क्वायर बराबर 100 और T1 बराबर 10 सेकेंड।
अर्थात पत्थर को गिरने में लगा समय तो 10 सेकंड है। अब निकालेंगे ध्वनि को ऊपर तक आने में लगा समय। तो ध्वनि के लिए ध्वनि को ऊपर तक आने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। T2 दूरी कितनी तय करनी है इसको 490 और ध्वनि की चाल दी हुई है 340। इसको आप सॉल्व करें तो ये आएगा 1.44 सेकंड। तो पत्थर को गिरने में लगा समय है 10 सेकंड और ध्वनि को आने में लगा समय है 1.44 सेकंड। तो टोटल समय कितना हो गया 10 प्लस 1.44 अर्थात 11.44 सेकंड। तो हमें 11.44 सेकंड के बाद चोटी पर ध्वनि सुनाई देगी।